रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं इसको. 3 approaches to the GNP, that is income method. Okay, next is expenditure method, and then it is value added method. Okay, इनकम मेथड में एकदम फटाफट मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, इतना ज्यादा ब्ला ब्ला पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. एकदम सिंपल सी भाषा में जीएनपी मतलब क्या है पता है क्या? जीएनपी मेथड, इनकम मेथड टू जीएनपी, कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी थ्रू इनकम मेथड. देखो, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? एफओपीज. देयर आर 4: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ठीक है, ठीक है. लैंड को क्या मिलता है? Rent. लेबर Rent. गेट्स, Wages. Wages. कैपिटल गेट्स, Interest. Interest. एंड एंटरप्रेन्योर गेट्स Profit. Profit. ठीक है. बीइंग अ इकोनॉमिक स्टूडेंट यू शुड नो दिस. ठीक है, एंड दिस ऑल, दिस इज कॉल्ड एज, कोई बता पाएगा इन चारों को हम लोग क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये हमेशा याद रहेगा कि लैंड गेट्स रेंट, लेबर गेट्स वेजेस, ये हमेशा याद रहेगा. लेकिन इसको बोलते क्या है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं, यस, कोई बता पाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग. ओके, दिस इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज फैक्टर प्राइसिंग. ओके, यस. और इन शॉर्ट, एकदम लिटरल सेंस में अगर इसको हम लोग ले, कॉमन सेंस में, तो लैंड के ऊपर जो रेंट मिल रहा है, लेबर को जो वेजेस मिल रहे हैं, कैपिटल के जो रिटर्न हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर को रिटर्न में प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये सारे इनकम्स है आफ्टर एम्प्लॉइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय कर रहे हैं, उससे जो इनकम मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ फैक्टर प्राइसिंग. ओके, सो एकदम सिंपल सी चीज है कि इनकम मेथड टू कैलकुलेट द जीएनपी विल इंक्लूड द इनकम फॉर दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आ रहे समझ में? ठीक है, देखो, लेबर्स के लिए क्या है? वेजेस एंड सैलरीज. इन शॉर्ट, द जीएनपी इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फॉलोइंग आइटम्स. ओके, सो क्या है? GNP according to the income method is equals to wages and salaries, okay, that are given to the laborers and employees. Okay, labor को wages दिए जाते हैं, employees को salaries दी जाती है. Next is rent. Okay, land को क्या मिलता है? Rent. Rent में भी fixed. ठीक है, अगर लीज पे लिया है तो रेंट क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स हो जाएगा. अगर हम लोगों ने रेंटल एग्रीमेंट पे लिया है तो 11 मंथ का एग्रीमेंट, 11 महीने से करार करावा लगता है. ठीक है, ये आपको एक कॉमन सेंस में पता होगा कि 11 मंथ का एग्रीमेंट करना होता है. तो वो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए अगर लैंड रेंट पे ले रहे तो एग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए ले मोर देन 5 to 10 years, 25 years, 60 years तक भी, तो वी हैव टू ड्राफ्ट अ लीज एग्रीमेंट. ओके, नॉट अ नॉर्मल रेंटल एग्रीमेंट. समझ में आया? ठीक है, तो रेंट भी उसमें ऐड होगा. कैपिटल को जो इंटरेस्ट मिलता है, इनकम मेथड है भाई, तो इनकम्स तो सारी ऐड होंगी. ओके, नेक्स्ट इज डिविडेंड्स. ठीक है, डिविडेंड क्या होता है? बाय द शेयर होल्डर, उन्होंने कैपिटल लगाया है कंपनी में, तो कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड. ठीक है, तो जीएनपी में जो डिविडेंड मिलता है वो भी इंक्लूड होगा. इन शॉर्ट पता है क्या? जीएनपी इनकम मेथड से कैलकुलेट करते वक्त जितनी भी इनकम्स है सिर्फ डबल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, यस, जितनी भी इनकम्स है दैट विल बी कैलकुलेटेड. ठीक है, यस. डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड. Undistributed corporate profits. Okay, now undistributed corporate profits are known as retained earnings. Okay, क्या बोलते हैं? Retained earnings. इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. ओके, देखो इसको समझाता हूँ मैं तुम लोगों को. दो टाइप के फाइनेंसेस हो सकते हैं. कॉर्पोरेट फाइनेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज एक्सटर्नल, ओके, एंड अनदर इज इंटरनल. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ ना, इसको ही ले लेता हूँ. ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ और फटाफट. एक होता है एक्सटर्नल, ओके, एक होता है इंटरनल. ठीक है,
एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? ओन, बोरोड, बोरोड, ओके। और इंटरनल में आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओके। एंड आता है रिटेन अर्निंग्स। और रिटेन अर्निंग्स को ही हम लोग कैक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं, ठीक है। समझाता हूँ मैं, डोंट वरी। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, ओके। ओन में आते हैं, ठीक है, शेयर, ठीक है। शेयर्स में आता है प्रेफरेंस एंड इक्विटीज, ओके। बोरोड में आते हैं बहुत सारे टाइप्स, मैं सारे के सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ टाइप्स बताऊंगा। डिबेंचर्स, ओके, डिपॉजिट्स, लोन्स, ठीक है। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स भी एक बोरोड में आता है, ठीक है। इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आते हैं रिजर्व एंड सरप्लसेस एंड रिटेन अर्निंग्स। मेरा ये बोलने का मतलब क्या था पता है क्या? कि शेयर्स के ऊपर मिलने वाला रिटर्न, दैट इज एन डिविडेंड, ओके, ये एक इनकम हो गया। डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, लोन्स और बॉन्ड्स, इनके ऊपर मिलता है इंटरेस्ट, ओके, ये भी हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट। रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, जो हम लोगों ने संभाल के रखे हमारे प्रॉफिट्स, ताकि हम लोग उसको आगे जाके यूज कर सके, ठीक है। रिटेन करके रखे हुए हमें हमारे अर्निंग्स, हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उतने प्रॉफिट्स को, हम लोगों ने उसको रिटेन करके रखा। सो ये भी जीएनपी में ऐड हो जाएगा, ये भी जीएनपी में ऐड हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, बेसिकली समझ में आया व्हाट आर रिटेन अर्निंग्स या फिर अनइनकॉर्पोरेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। देखो बताता हूँ मैं तुम लोग क्या लिया इन्होंने, वेट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स किसको बोलते हैं, समझ में आया? ठीक है, तो चलो बताओ क्या था सबसे पहले। वेजेस एंड सैलरीज, रेंट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, ओके। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम, ओके। मिक्स्ड इनकम मतलब क्या? कंपनी क्या है? ये एक इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, ये क्या है? रजिस्टर्ड एंड इन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, ओके। लेकिन व्हाट अबाउट नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म? व्हाट अबाउट नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस? What about non-registered sole proprietorship business? What about self-employed people? ठीक है। What about peddlers? Sorry, peddlers नहीं, hawkers. Okay, what about hawkers? वो जो बैठे रहते हैं ना वहाँ पे शालीमार के उधर साइड पे, ओके। What about hawkers? ठीक है, तो इन सब की इनकम भी क्या हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इनकम, ओके। डायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज अवर इनकम टैक्स, टैक्सेस लेवल ऑन इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन लेवल, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स भी, दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इंडिविजुअल का, दैट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। बिजनेस का कोई टैक्स होगा, बिजनेस का इनकम टैक्स होगा, दैट इज ऑल्सो अ टैक्स, बट दीज आर कॉल्ड एज अ डायरेक्ट टैक्सेस, दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज देखो ये इनकम है दैट इज पेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन एंड ऑल्सो द कॉर्पोरेशंस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट टैक्स। एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट टैक्स? बिकॉज दिस इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस से भी इनकम आती है ना, ठीक है, तो वो भी जीएनपी में ऐड होगी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या होते हैं? यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने ये टोटली गलत दिया हुआ है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी तो चलो ठीक है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी है, लेकिन सेल्स टैक्स नहीं होता है अभी, ठीक है। पूरा आउटडेटेड सिलेबस कॉपी पेस्ट करके दिया हुआ है, कुछ भी देखा नहीं हुआ, ठीक है, सीधा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे सेल्स टैक्स नहीं आएगा। ये गधे लोगों को बताओ कि जीएसटी नाम की कोई चीज है, ठीक है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्लूड होती है वैल्यू एडिशन पे, ठीक है। तो आप लोगों को ये लिखना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आ जाएगा? जीएसटी आएगा, ओके। डेप्रिसिएशन में क्या आएगा? ठीक है, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन आपको पता है, इट इज एन एक्सपेंडिचर बियरिंग एंड टीयरिंग आउट। लेकिन ये इनकम में क्यों कैलकुलेट किया, इनकम मेथड में क्यों कैलकुलेट किया है? देखो, बिकॉज सिंस दिस सम इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड, ओके, बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयरफॉर इंक्लूडेड इन द जीएनपी। मतलब क्या होता है कि देखो, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, चलो ये वाला भी एकदम तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसे ऐसे हिसाब से सोचो
कि जो डेप्रिसिएशन है क्या वो कैश आइटम्स में एक्सपेंडिचर है? इट इज अ नॉन कैश आइटम, ठीक है। हम लोग इसको डेप्रिसिएशन को यूज क्यों करते हैं? जस्ट टू रिप्लेस द ओरिजिनल एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बोला था, देखो याद है क्या तुम लोगों को? शायद से मैंने सीए वालों को बोला था, पता नहीं तुम लोग भी होंगे शायद से वहां पे, कि डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज अ फाइनेंस कॉस्ट। ओके, डेप्रिसिएशन इज नोन टू बी द फाइनेंस कॉस्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। तो डेप्रिसिएशन भी तो इनकम है ना, देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग उसको फाइनेंस कर रहे हैं नए एसेट को, ठीक है, रिप्लेसमेंट करने के लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, तो वो भी एज एन इनकम ट्रीट होनी चाहिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी। ओके, एंड ऑब्वियसली नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो ये सारा का सारा इनकम जो है वो आ जाता है किसमें? जीएनपी में आता है। ओके, चलो लिखो, चलो फटाफट लिखो। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीएनपी, यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, प्राइवेटली कंज्यूम किया हुआ जो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल वॉचेस हो गए, बाइसिकल हो गया, रेडियो, ऐसे बहुत सारे आइटम्स है, ठीक है। चाहे वो ड्यूरेबल्स हो, नॉन ड्यूरेबल्स हो, पेरिशेबल हो, नॉन पेरिशेबल आइटम्स हो, लेकिन वी आर कंज्यूमिंग इट ऑन अ पर्सनल लेवल, सो दिस एक्सपेंडिचर इज ऑन पर्सनल लेवल। ओके, उसके बाद में जीडीपी इन्वेस्टमेंट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। ओके, मतलब हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन अ डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है, और वो भी न्यू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ओके, ओल्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी अ न्यू इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड इन्वेस्टमेंट, in the form of replacement of the old investment. It includes the expenditure on house construction, factory building and all types of machinery. In short, जो हम लोग हमारी ही कंट्री में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमारी ही कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन करते वक्त, उसको बोलते हैं हम लोग जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ओके, in particular the increase or decrease in the inventory is added or subtracted from it. The inventory includes the products produced but unsold manufactured. Inventories का मतलब ये होता है closing stock. ओके, क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा क्या है? एसेट है, ठीक है। तो हम लोग कौन से एसेट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। ओके, सी है नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। हमेशा नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या होता है? एक्स माइनस एम, ठीक है। एक्स माइनस एम का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इन शॉर्ट है ना, हम लोग इसको एक्सिम बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको? एक्सिम बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन इनकम्स, ठीक है। सो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इट मींस द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट सरप्लस या फिर नेट एक्सपोर्ट्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो वो भी इसमें इंक्लूड होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने किया हुआ एक्सपेंडिचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस। ओके, देखो गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करती है, किस चीज का प्रोडक्शन करती है? आर्टिलरी सेंटर्स का सपोज, या फिर जो आर्मी गुड्स होते हैं उसका प्रोडक्शन करती है, डिफेंसिव गुड्स होते हैं उसका प्रोडक्शन करती है, बॉम्ब्स, ठीक है, पिस्टोल्स या फिर AK-47, ये सब बहुत सारे चीजों का वो प्रोडक्शन करती है, ठीक है। पुणे में जो खड़की एरिया है, ठीक है, वो खड़की एरिया में वो उसका सारा प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, इवन इन द नासिक, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है या फिर गवर्नमेंट कंपनीज है जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग करती है या फिर स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो क्या क्या इंक्लूड होगा? देखो, सबसे पहले तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके। उसके बाद में आएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स वाला एक्सपेंडिचर और कैपिटल एसेट्स, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स दैट इज एक्स माइनस एम, ठीक है। ऐड करेंगे हम लोग उसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीएनपी। ओके, चलो लिखो इसको, फटाफट लिखो। ये जो फॉर्मूले बनते हैं ना, ये बहुत ही डीपली स्टडी करके और उसके बाद में बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेके
उसके बाद में ये फॉर्मूलेज बनता है, ठीक है। और ये फॉर्मूले का भी है ना बहुत सारा फुल प्रूफ होगा, फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट होगा कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होगा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करना। ओके, इस तरीके से उनके पास बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स होते हैं, ठीक है। तो आपकी लेवल पे बस इतना ही काफी है कि आप लोग फॉर्मूला को देखो कि एक्सपेंडिचर मेथड में किस तरीके से होता है, इनकम मेथड में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। ये अप्रोच से आपको पढ़ना है। हो गया Yes, sir. सबका? हो गया, बढ़ो आगे। Yes, sir. ओके, अंडरलाइन करके रखो, हाईलाइट करके रखो। हाँ, ये पॉइंट्स को है ना हाईलाइट करके रखो, ये ना डायरेक्टली वो फॉर्मूलाज तुम लोगों को पूछेंगे, ठीक है। एक सेकेंड ना, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि तुम लोग को? Yes, sir. कनेक्टिविटी इशू दिखा रहा है कुछ, तो नेटवर्क अनस्टेबल दिखा रहा है। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज वैल्यू एडिशन मेथड। ओके, देखो वैल्यू एडिशन मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ एक रॉ चीज ले रहे हैं, उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं और उसका एक कुछ तो फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, वैल्यू एडिशन। अनदर मेथड फॉर मेजरिंग द जीएनपी इज वैल्यू एडेड मेथड। In calculating GNP, the money value of final goods and services produced at a current prices during a year is taken into account. This is one of the ways to avoid the double counting, but it is difficult to distinguish the property between the final goods and the intermediate products. Okay, for instance, अभी देखो उन्होंने एग्जांपल दिया है, raw materials, semi finished goods, fuels and services etc. are sold as inputs by one industry to another industry. They may be final goods for one industry and intermediate for others. Okay, so to avoid the duplication, the value of intermediate products used in manufacturing final products must be subtracted from the value of total outputs of each industry in the economy. Thus, the difference between the value of material outputs and inputs at each stage of production is called as a value added method. देखो यही बोला मैंने, ठीक है, कि रॉ है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने प्रोसेस किया, फिर कुछ तो फाइनल प्रोडक्ट बनाया। ये जो प्रोसेस किया, ठीक है, ये क्या हमारा इंटरमीडिएट है। ओके, if all such differences are added up for the industries in the economy, we arrive at a GNP by value added method that is equal to gross value added plus net income from abroad. Okay, so gross value added का मतलब क्या है कि भाई देखो, ये तो चलो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है तो हम लोगों को इनकम मिल रहा है, ठीक है, वो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। लेकिन व्हाट इज अ ग्रॉस वैल्यू एडेड? ओके, ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या है कि देखो हम लोग एक रॉ मटेरियल या फिर एक इनपुट लेते हैं, करेक्ट, क्या पता ये जो इनपुट्स है फार्मिंग इंडस्ट्री पर हम लोग शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो शुगर केन विल बी अवर इनपुट, लेकिन शुगर केन फॉर द फार्मर विल बी एन आउटपुट। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, फार्मर के लिए ये शुगर केन ये एक आउटपुट है, दैट इज अ फिनिश प्रोडक्ट। सो देयरफॉर उन्होंने बोला है कि एक इंडस्ट्री का इनपुट दूसरे इंडस्ट्री का आउटपुट हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू एडेड मेथड में हमारे जो आउटपुट्स है,
ठीक है, उनमें से हम लोगों को इनपुट्स एट ईच स्टेज माइनस करना है, ठीक है, दे आर सब्सट्रैक्टेड, तब जाके हमको मिलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, क्या मिलेगा हमको? ग्रॉस वैल्यू एडेड। की सच में जो रियल में हम लोगों ने कितना वैल्यू एडिशन किया है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, शुगर केन के लिए हम लोगों ने कुछ वैल्यू एडिशन किया है क्या? वो तो वैल्यू एडिशन एक फार्मर ने किया हुआ है ना, ठीक है। इसके लिए हम लोग हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स में से, दैट इज आउटपुट फॉर कंजम्पशन में से, इनपुट्स, हर स्टेज के जो इनपुट्स है, ठीक है, एक स्टेज में रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है, एक स्टेज में हम लोगों को फ्यूल लगेगा, ठीक है। तो हर स्टेज के जो इनपुट्स है वो हम लोग उसमें से माइनस करेंगे, तब हम लोगों को मिलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, और उसमें से हम लोगों को ऐड करनी है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ऐड करेंगे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब हमको मिलेगा जीएनपी बाय वैल्यू एडेड मेथड। ओके, इसका फॉर्मूला लिख लो। पहले इसका फॉर्मूला लिखो, फिर मैं इसमें एक दो पॉइंट लिख के देता हूँ मैं, ताकि आपको एंड टाइम पे याद आ जाए। ठीक, पहले इसका फॉर्मूला लिखो। जीएनपी बाय वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हो गया? यस Yes. सर। ठीक है, इसमें भी एरोज कर करके लिखो, ठीक है, एरो कर करके लिखो। फाइनल गुड्स फॉर वन इंडस्ट्री, फाइनल गुड्स फॉर वन इंडस्ट्रीज, फाइनल गुड्स फॉर वन इंडस्ट्रीज एंड इंटरमीडियरी टू अदर्स, इंटरमीडियरी टू अदर्स, ऐसा लिखो। फिर उसके नीचे और एक एरो करो, ठीक है। पहले ये लिखोगे कि फाइनल गुड्स फॉर वन इंडस्ट्री, इंटरमीडियरी फॉर अदर्स, ठीक है। अनदर एरो लिखोगे, आउटपुट ऑफ वन इंडस्ट्री मे बी द इनपुट फॉर अनदर इंडस्ट्री, ठीक है। आउटपुट ऑफ वन इंडस्ट्री मे बी द इनपुट फॉर अनदर इंडस्ट्री। लिखा? यस सर। ओके, फिर अनदर एरो लिखो, gross value added will be equal to, gross value added equal to value of total output of each industry minus value of total output of each industry minus value of total output of each industry minus value of intermediate products, value of intermediate products used in manufacturing final products, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, the value of intermediary products using manufacturing final products.
इस लेसन के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो। हाँ? हुआ? Yes, sir. ओके, अभी देखो जीडीपी एट मार्केट, जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस मतलब क्या है? एकदम सिंपल सी बात है, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था? देखो सर क्या है वो, मैंने लिख के दिया ना तुम लोगों को, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। हाँ ठीक है, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज कॉल्ड एज अ जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ओके, तो मतलब ये जीएनपी है, तो इसके अंदर जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आया समझ में? यहाँ पे लिख देते हैं GNP at market. When we multiply the total output produced in 1 year by their market prices prevalent during that year in the country, देखो मार्केट प्राइसेस पे क्यों, यहाँ पे ना इन्फ्लेशन रेट कवर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन कवर हो जाता है अगर करंट मार्केट में देखेंगे तो। ठीक है, और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑब्वियसली नेट एक्सपोर्ट से हमारा जितना इनकम आ रहा है, हम लोग इनकम नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सपोर्ट करेंगे तब इनकम आएगा। ठीक है, सो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये फार्मूला भी लिख लो। चलो, जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फार्मूले सबके सब में लर्न करने को लगाऊंगा एक दिन, पहले ये चैप्टर खत्म हो जाने दो, फिर हम लोग फार्मूले का भी एक टेस्ट लेंगे। हो गया? Yes, sir. ओके, देखो अभी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बहुत ही उससे भी सिंपल है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इस पे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक कोई भी प्रोडक्ट लेते हो आप लोग, ठीक है, सपोज चॉकलेट लिया, तो चॉकलेट में क्या आते हैं, कौन सा प्राइस आप पे करते हो चॉकलेट के लिए? MRP, maximum retail price. एमआरपी, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है ना नीचे, करेक्ट? तो जब ये टैक्सेस हो जाते हैं तब ये हो जाता है मार्केट प्राइस, करेक्ट? ठीक है, इसके लिए अगर हम लोगों को जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो हमको किसकी इनकम लेनी होगी या फिर किसकी मॉनेटरी वैल्यू लेनी होगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू लेनी होगी। आ रहा है समझ में? और अगर हम लोगों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू लेनी है तो हम लोगों को हमारे मैक्सिमम रिटेल प्राइस में से क्या माइनस करना पड़ेगा?
वेरियस टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे ना, आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, विच विल गिव अस जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एक्चुअली हमको ये मिलेगा ग्रॉस जीएनपी मिलेगा, ओके। जब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे फैक्टर प्राइजेस, ठीक है, कि जीएनपी एट फैक्टर प्राइस, और उसमें हम लोग जब सब्सिडीज ऐड कर देंगे फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, देखो ऑब्वियसली हम लोगों को सब्सिडीज क्या मिल रही है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन बेनिफिट तो मिल रहा है ना, वो जो हमारा फैक्टर्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है, फैक्टर्स में अगर सपोज हम लोगों को सब्सिडी नहीं मिलती तो हमारा तो फैक्टर प्राइजेस उतना ही रहता ना। सपोज हम लोगों को अगर कैपिटल, सपोज हम लोगों ने मशीनरी लाई है, मशीनरी 10 लाख रुपए की है, ठीक है, 10 लाख रुपए में हम लोगों को 2 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह के लिए मिलती है, ठीक है, तो अगर ये 2 लाख रुपए की सब्सिडी नहीं होती तो हमारा तो एसेट का वैल्यूएशन तो 10 लाख रुपए होता ना। तो अगर हम लोगों ने सब्सिडीज ऐड नहीं की है तो हम लोग अंडर वैल्यू करेंगे, ठीक है, अंडर वैल्यू करेंगे हमारे एसेट्स, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे सब्सिडीज। देयरफॉर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। चलो ये फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो फिर मैं बताता हूँ क्या लिखना है। देखो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा बिकॉज इन्होंने मार्केट प्राइस, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा लिया है मार्केट प्राइस से, ओके। सो एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सब्सिडी मिलती है वो एक्चुअली बड़े लेवल पे मिलती है, कैपिटल्स में मिलती है, ठीक है, प्रैक्टिकल सेंस में अगर देखा जाए तो।